नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम अध्ययन कर रहे हैं जो तुगलक वंश का हम अध्ययन करें। तुगलक वंश के दौरान हम गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ रहे हैं। पीछे की क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में जाना और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए सुधारों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु और उसके मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है उसके बारे में आज पढ़ें। इसकी जो मृत्यु होती है सल्तनत काल में सबसे विवादास्पद रहती है और इसकी मृत्यु पर आज भी इतिहासकार एक मत नहीं है और इतिहासकारों में किस तरीके से मतभेद है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की, जो दिल्ली के तख्त पर बैठा तो 1320 ईस्वी में बैठा था और 1320 से 25 ईस्वी के दौरान वह शासन करता है। इसका शासनकाल कितना रहता है? 1320 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी खिलजी वंश को समाप्त इसके द्वारा किया जाता है। तो 1324 ईस्वी में इसका जो बंगाल अभियान था, बंगाल में 3 भाइयों में सिंहासन को लेकर जो संघर्ष चल रहा था उसमें एक तो इसका जो सेम इसी के नाम का था जो गयासुद्दीन और एक था नासरुद्दीन, एक था शिहाबुद्दीन। 3 भाइयों के मध्य सिंहासन को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, उसी संघर्ष के दौरान नासरुद्दीन के द्वारा इसको आमंत्रित किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बंगाल की गद्दी पर नासरुद्दीन को बैठाकर उसे दिल्ली की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। अब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो आते समय मार्ग में आक्रमण किए जाते हैं कई जगह, और उसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक है जो बंगाल अभियान के दौरान था, तभी गयासुद्दीन तुगलक के पास एक संदेश पहुंचता है, एक सूचना पहुंचती है को पीछे से युवराज जिसका नाम जो आगे का शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम जोना खां भी कहते हैं और उसको उपाधि उल्लुक खां की भी दी गई। उल्लुक खां मतलब उसके युवराज बड़े पुत्र के द्वारा क्या किया गया, निजामुद्दीन औलिया का वह शिष्य बन गया और निजामुद्दीन औलिया ने घोषणा कर दी कि अगला सुल्तान जो यह युवराज ही होगा, जिसका नाम जोना खां है, जो उल्लुक खां अगला युवराज होगा। इस बात का जब सुल्तान को पता चलता तो सुल्तान बहुत आग बबूला होता है, गुस्सा हो जाता है और ये संदेश पुनः पहुंचाया जाता है निजामुद्दीन औलिया तक कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली को छोड़ देना, और जो 5 लाख टका भेंट तुमको दी गई थी जो खुसरो शाह के द्वारा अंतिम खिलजी शासक के द्वारा, उस भेंट को पुनः राजकोष में जमा करवा देना, नहीं तो ठीक नहीं है। तभी उसी वक्त क्या कहा जाता है, उस निजामुद्दीन औलिया कौन थे? एक धर्मगुरु थे जो चिश्ती संप्रदाय के गुरु थे। उनके द्वारा ये पुनः जवाब क्या दिया जाता है कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। ये बात आप कई जगह सुनते हो। ये कहावत कैसे प्रचलित हुई, कैसे प्रचलन में आई? कहते हैं ना दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ इसका मतलब है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये बोलचाल की भाषा में हमारे कहावत चलती है। ये कहावत की शुरुआत उसी वक्त होती है जब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा जाता है। तब निजामुद्दीन औलिया द्वारा प्रति उत्तर में जो जवाब दिया जाता है कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तब और संयोग से देखिए कि दिल्ली तक गयासुद्दीन तुगलक पहुंच ही नहीं पाता है। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से रवाना होता है। बंगाल से रवाना होने के पश्चात वह दिल्ली के पास पहुंचता है। ये बात पहुंचती है युवराज उल्लुक खां जोना खां के पास, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन तख्त पे बैठेगा। तो जब युवराज को ये बात पता चलती है कि गयासुद्दीन तुगलक जो विजय बयान पूर्ण करके दिल्ली लौट रहे हैं, तो इस युवराज के द्वारा तुगलकाबाद किला है, उसके पास में ये अफगानपुर गांव होता है। अफगानपुर गांव, वहीं पे एक लकड़ी का महल बनाया जाता है और वो किसके स्वागत के लिए बनाया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल वहाँ बना दिया जाता है। और उस लकड़ी के महल को बनाने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो वह अहमद अयाज था। अहमद अयाज, कहीं नाम लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा है तो आप नोट कर लीजिए। अहमद अयाज के द्वारा ये महल बनाया जाता है। ये इसका कारीगर था अहमद अयाज। इसके द्वारा एक लकड़ी का 3 दिनों के अंदर जल्दी में महल बनाया जाता है, काम चलाऊ। और इसके पीछे इतिहासकारों मतभेद यही तो इसी बात को लेकर मतभेद। इस महल में क्या होता है, रात को जो वो पहुंचता है
गयासुद्दीन तुगलक पहुंचता है और उसका स्वागत करने के लिए युवराज भी उल्लुक का पहुंच जाता है और रात्रि में उसका स्वागत करने के पश्चात सुल्तान द्वारा निर्णय लिया जाता है कि रात्रि विश्राम करने के पश्चात राजधानी में सुबह प्रवेश करेंगे। तो रात्रि वहीं रुक जाता है और रात्रि जब भोजन के पश्चात इस महल में, लकड़ी के महल में दबकर जो गयासुद्दीन तुगलक और उसके बेटे महमूद की मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा साथ में कौन था? महमूद भी उसका बेटा साथ में, अहमद, महमूद नहीं है ये, अहमद जो उसका बेटा साथ में था। इन दोनों की पिता और पुत्र की जो उस महल के नीचे, लकड़ी के महल के नीचे दबकर मृत्यु हो जाती। अब विवाद इतिहासकारों में इसी बात को लेकर है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की। तो इसमें कुछ इतिहासकारों का जो कहना है कि ये जो हत्या है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा युवराज उल्लुक खां के द्वारा ही प्रायोजित थी और उसने एक षड्यंत्र के दौरान में हत्या की और इसको मोहम्मद बिन तुगलक को, युवराज को इन्होंने पितृहंता भी कहा है। लेकिन दूसरे पक्ष का मानता है कि मोहम्मद बिन तुगलक है वह निर्दोष था, उसके द्वारा अपने पिता की हत्या नहीं की, उसकी मृत्यु तो प्राकृतिक हुई थी। इस बात का उल्लेख जो ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है इसका उल्लेख की बात करें तो तारीख मुबारक शाही जो एक पुस्तक है जो यहिया बिन अहमद के द्वारा लिखी गई, तारीख मुबारक शाही जो यहिया बिन अहमद के द्वारा लिखी गई और फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में इस घटना के घटित होने का इसमें उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब मृत्यु को लेकर विवाद के बारे में हम बात करेंगे। इसके संबंधित क्या विवाद है? तो बर्नी जो एक लेखक हुआ है, इतिहासकार हुआ है, उसका मानना था कि ये मृत्यु हुई है जो एक प्राकृतिक हुई। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में पहुंचता है तो उसी रात जब वो विश्राम करते हैं और सुबह राजधानी में प्रवेश करने का निश्चय करते हैं, उसी दौरान एक जो आकाशीय बिजली महल पर गिरती है और लकड़ी का महल गिर जाता है, धराशायी हो जाता है और उस महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक और उसके पुत्र अहमद की मृत्यु हो जाती है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का किसी तरह का हाथ नहीं था, वह निर्दोष था। और इस मत का समर्थन करने वाले इतिहासकारों की बात की जाए तो इस मत का मेहदी हसन सक्सेना और डॉक्टर सक्सेना के द्वारा इसका जो समर्थन किया जाता है। ये दो इतिहासकारों ने इसे मत का समर्थन किया कि इसके पीछे जो युवराज का किसी तरह का हाथ नहीं था। अगर दूसरे एक इतिहासकार की बात की जाए तो इब्न बतूता जो दक्षिण अफ्रीका मोरक्को का यात्री था, वो भारत आया हुआ था, उसने इस घटना का जिक्र किया। जो इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता कहता है कि युवराज के द्वारा कुछ अमीरों के साथ मिलकर और कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया गया और सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र किया गया और उसे पितृहंता बताया गया कि उसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन तख्त को प्राप्त किया। तो ये बात करते इन्होंने किस तरीके से षड्यंत्र रचा, इसके बारे में इतिहास में प्रचलित जो है बात इसके द्वारा कही गई है और अन्य इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये हत्या की योजना पूर्व में बना ली जाती है और 3 दिनों में ही सुल्तान के स्वागत के लिए जो काम चला वो लकड़ी का महल बनाया जाता है। जब सुल्तान बंगाल से विजय हासिल करके पुनः लौटता है तो युवराज के द्वारा ये जो योजना बना ली जाती है कि सुल्तान की हत्या करके उसे तख्त पर सिंहासन पर बैठना। जब सुल्तान बंगाल पहुँचता है, बंगाल से यहाँ अफगानपुर पहुँचता है जो तुगलकाबाद के पास में ही है। अफगानपुर में जो लकड़ी का अहमद अयाज को कहकर महल बनवाया जाता है कि इस तरीके से महल बनवाना जब ये कोई हाथियों का जब इसके सामने से झुंड निकले तब ये महल गिर जाए। इस युक्ति से बनाया गया, इसको बहुत ही अच्छी युक्ति से बनाया गया कि अगर योजना के अनुसार इसे गिराना चाहे तो कैसे गिरे। ये रात्रि भर जब सुल्तान पहुंचता है और युवराज द्वारा स्वागत किया जाता है, रात्रि में खाना खाते हैं। रात्रि में खाना खाने के पश्चात जब अगले दिन राजधानी में प्रवेश की बात होती है तब खाना खाने के पश्चात सभी अमीर लोग हाथ धोने को बाहर आ जाते हैं और ये युवराज भी बाहर आ जाता है। और महल के अंदर बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक और अहमद उसका पुत्र ही रहते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक जब खाना खा के वहाँ बैठा रहा तब उसी दौरान जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने पिता से अनुरोध किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक से कि आप बंगाल विजय के दौरान जो हाथी लेकर आए हैं उन हाथियों को एक बार मैं देखना चाहता हूं, उनको देखने की मेरी लालसा है। तो उसी दौरान उन हाथियों की परेड जो सामने से करवाई जाती है। तो जब वो हाथी उस महल के सामने से निकलते हैं तो वो लकड़ी का महल
ये योजना मोहम्मद बिन तुगलक की थी और जैसे ही वो हाथी निकलते हैं तो इसी युक्ति से बनाया था उसे, और उसी दौरान वह महल लकड़ी का गिर जाता है और जो सुल्तान और उसका बेटा जो अहमद है वह उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। जब कहते हैं लकड़ी के महल को उठाया गया, उसके नीचे से सुल्तान को निकाला गया, तो सुल्तान अपने बड़े जो छोटे बेटे पे इस तरीके से झुका हुआ जैसे वह उसको बचाने का प्रयास कर रहा था। इस तरह दोनों की हत्या ये प्रायोजित थी, ये मानना है जो इब्न बतूता का। और इसके समर्थकों की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद इतिहासकार जो एल श्रीवास्तव है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जिनका पूरा नाम है, मजूमदार है, और उलजले हेग नाम के इतिहासकार भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, युवराज उलुग खां, जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक ये पितृहंता था, ये इनका मानना है। और एक इतिहासकार निजामुद्दीन है, जो इतिहासकार निजामुद्दीन, इन्होंने भी कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह षड्यंत्र किया गया, और इस तरीके से जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती। अब हम एक नज़रिए में इसका मूल्यांकन करें तो इसकी सफलताओं के बारे में और विफलताओं के बारे में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो ताज की प्रतिष्ठा गिरी हुई थी और जो सिंहासन की प्रतिष्ठा गिरी हुई थी उसको पुनर्स्थापित किया गया। जो मुबारक शाह और जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह उस समय जो तख्त की जो प्रतिष्ठा गिर चुकी उसे पुनः स्थापित किया, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में भी इन्होंने खूब जो सैन्य अभियान किए। और उसके पश्चात उत्तरी पश्चिमी सीमांत की बात करें तो मंगोलों के आक्रमण से भी दिल्ली सल्तनत को इसके द्वारा बचाया जाता है, और राजस्व व्यवस्था इसके द्वारा सुधार किया जाता है। कृषि बात की जाए तो लगान बढ़ाने की बजाय कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में इसके द्वारा अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, और सिंचाई व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसके द्वारा नहरों से सिंचाई का प्रबंध किया जाता है। अगर धर्म की बात करें तो ये एक कट्टर मुसलमान था और इसने हिंदुओं के प्रति जो सहिष्णुता नहीं दिखाई थी, असहिष्णुता का नजरिया जो या असहिष्णुता हिंदुओं के प्रति देखने को मिलती है। हालांकि बाकी जो अगर सुल्तानों की बात की जाए तो बाकी सुल्तानों के बजाय ये हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु रहा। इसने कहा था, एक बार कहा भी था कि हिंदुओं के पास से इतना भी आप लगान ना वसूली कि उनको मजबूरी में अपनी कृषि भूमि को छोड़कर जाना पड़े। और बात की जाए संगीत तो संगीत का और नृत्य का यह सर्वाधिक विरोधी था। इसने ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कतई नहीं माना, और ये जो है एक जो मुस्लिम धर्म में कट्टर आस्था मतलब पूर्णतः आस्था रखने वाला शासक था। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो अपने जो साम्राज्य का विस्तार करते हुए दिल्ली सल्तनत में 5 वर्ष का योगदान दिया गया। अगर बात की जाए तो ये तुगलकाबाद का किला है जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। तुगलकाबाद शहर को भी जो दिल्ली के पास ही है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया, और उसी में तुगलकाबाद किले का निर्माण किया गया। और उसी तुगलकाबाद के किले के अंदर ही जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को दफनाया गया, और उसमें ही जो इसका जो मकबरा है, सुल्तान का मकबरे की बात की जाए, अगर मकबरा जहाँ किसी मुस्लिम शासक को गाड़ा जाता था मुस्लिम धर्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार, उसके ऊपर जो पक्का निर्माण किसी तरह का जो वास्तुकला का निर्माण किया जाता गोल गुंबद के आकार में, उसे मकबरा कहते हैं। और इस मकबरे का निर्माण सुल्तान के तुगलकाबाद किले में किया गया और यहीं पे इसको दफनाया गया। तो आज की क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जाना, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस तरीके से होती है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पीछे किसका षड्यंत्र था। हालांकि अभी तक इतिहासकारों में ये काफ़ी मतभेद है, एक मत पर नहीं पहुंच पाए। बर्नी का मानना कुछ अलग है, इब्न बतूता इसे मृत्यु को जो अप्राकृतिक बताता है और बर्नी इसे प्राकृतिक बताता है, और इसी तरह मतभेद इतिहासकारों में है ही। और उसके अलावा बात की जाए तो उसका मूल्यांकन जो हमने किया, इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में अपना भरपूर योगदान दिया गया और ताज की प्रतिष्ठा को इसके द्वारा पुनः जो स्थापित किया गया। और दिल्ली सल्तनत के दौरान जो अराजकता और अव्यवस्था फैली थी, जो मुबारक शाह और नासिरुद्दीन खुसरो शाह में, उस अव्यवस्था और अराजकता को समाप्त करने में ये सफल रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो इसका शासनकाल जो अच्छा खासा रहता है और 1320 ईस्वी से 25 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, किसी चीज़ को आपको पूछना विस्तार से पूछना है
या किसी तरह की शंका हो, समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जो अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और इसके अलावा कोई आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप अतिरिक्त जानकारी भी ले सकते हो। मेरे पास जो भी स्रोत होंगे उन स्रोतों के माध्यम से मैं आप तक वो जानकारी पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, और किसी तरह के सुझाव हो आपके तो सुझाव भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हो सकता है कल की क्लास में हम सिलेबस के बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि सिलेबस कई स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि सर सिलेबस के बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, और कल हो सकता है आपका सिलेबस पूरा करवा के सिलेबस की फ़ोटोकॉपी जो है PDF फाइल आप तक भेज दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।